जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का तीसरा क्लास करने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहला क्या है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें है 1 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अवतल दर्पण और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनेगा। गोलीय दर्पण से चाहे जितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो बताएं कि वह कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण होगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से चाहे जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो बताएं कि वह कौन सा दर्पण है? तो उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो बताएं कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो फोकस और ध्रुव के बीच होगी। फोकस और ध्रुव के बीच होगी। परावर्तन के कितने नियम है? तो परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के 2 नियम है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। जिस दर्पण का परावर्तन तल अंदर से धंसा हो क्या कहलाता है? तो अवतल दर्पण। अंदर से धंसा है तो अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तन तल बाहर की ओर उभरा हो क्या कहलाता है? तो उत्तल दर्पण। उठा हुआ है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में एफ का मान कितना होगा? तो गोलीय दर्पण में एफ का मान होगा एफ बराबर r/2। गोलीय दर्पण में एफ का मान होगा एफ बराबर r/2। गोलीय दर्पण में एफ का मान होगा एफ बराबर r/2। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, काल्पनिक और सीधा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक, छोटा और सीधा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल दर्पण में बड़ा, वास्तविक और उल्टा होता है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है? तो बाईं ओर रखा जाता है। बाईं ओर रखा जाता है। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा तथा आभासी होगा। उस दर्पण का नाम बताएं जो बिंब का सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होगा। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता। गोलीय दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो गोलीय दर्पण का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। गोलीय दर्पण का सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो बताएं कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगी। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। समतल अथवा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल अथवा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जो कि सीधा होता है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु समान आकार का बनेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, उस दर्पण का नाम बताइए जो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला है नाक आँख गले की जांच के लिए गले की जांच के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है।
किरणों को अभिसारित करने वाला दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। किरणों को अभिसारित करने वाला अवतल दर्पण कहलाता है। किरणों को अपसारित करने वाला दर्पण कौन कहलाता है? तो उत्तल दर्पण। अपसारित उत्तल होगा, अभिसारित अवतल होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऐसे दर्पण जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहे जाते हैं पारदर्शी पदार्थ। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगी। उसकी क्षमता 5 डायोप्टर होगी। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग वायु में प्रकाश के वेग से कम है तो इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो 1 से अधिक होगा। यदि किसी उत्तल लेंस में द्वितीय मुख्य फोकस एवं अनंत के बीच वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होगा। अगला है प्रकाश का वेग सबसे कम किस में होता है? कांच में। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है कांच में। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि दर्पण तथा लेंस कौन से होंगे? दर्पण उत्तल दर्पण होंगे तथा लेंस अवतल लेंस होंगे। उत्तल लेंस का वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखना है? फोकस दूरी के दुगनी पर। प्रकाश तरंग कैसी होती है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय होती है। ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। लाल प्रकाश में हरा रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। लाल प्रकाश में हरा रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। लाल प्रकाश में हरा रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। पानी के गिलास में रखा गया सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी के गिलास में रखा गया सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। वायु का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.003 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है। पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? तो 1.33 होता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 4 गुना 10⁻7 होता है। 7 से दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 4 गुना 10⁻7 से 8 गुना 10⁻7 होता है। यदि वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर पड़ी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? जिससे होकर प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधे चली जाती है तो प्रकाश का केंद्र O कहते हैं। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा उसके दोनों वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। उत्तल लेंस, अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के याद कहाँ से गुजरती है? अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो मुख्य फोकस से। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ने में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस में उल्टा हो जाता है और दर्पण और लेंस में उल्टा। दर्पण रहता है तो अपसारी हो जाता। अपसारी दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ है क्या? लेंस है। लेंस है तो अभिसारी लेंस को उत्तल दर्पण और अपसारी लेंस को अवतल दर्पण। अपसारी लेंस को अवतल दर्पण कहेंगे। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाय sin R। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाय sin R। उस लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर
के आकार का बनेगा वक्रता केंद्र पर रखने के। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कांच का, जल का और प्लास्टिक। कांच जल नहीं होगा, कांच का प्रयोग किया जाता है और प्लास्टिक, मिट्टी नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं किया जाता, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी तीनों का किया जाता है, जल का किया जाता है, कांच का किया जाता है और प्लास्टिक का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र। आगे पढ़ना है मानव नेत्र। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस का। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें दूर का नहीं दिखता, इसलिए दूर का दिखता है, निकट का नहीं दिखता, इसलिए दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष में दूर का दिखता है और निकट का नहीं दिखता है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। स्वस्थ आँख या स्पष्ट दूरी के लिए न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख या स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है, तो दूरदृष्टि दोष होता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष होता है। निकट की वस्तु को नहीं देख सकता, दूर की वस्तु को जो देख सकता है वही दोष होता है। दूर की वस्तु को देख रहा तो दूर दृष्टि दोष हुआ, निकट की वस्तु को देख रहा तो निकट दृष्टि दोष हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है दृष्टिपटल। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का विचलन अधिक होता है, तो बैंगनी का वर्ण विचलन अधिक होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। प्रिज्म से निकलने पर किस रंग की किरण का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। कॉर्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के पीछे रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली को आइरिस कहते हैं। आकाशगंगा का रंग नीला किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाशगंगा का रंग नीला होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाशगंगा का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण है समंजन के कारण। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभी द्वारा। किसी समान दृष्टि के लिए समंजन क्षमता लगभग कितना होता है, तो 4 डायोप्टर। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए, तो अवतल लेंस होना चाहिए। आगे है विद्युत धारा। अब आगे पढ़ना है विद्युत धारा। विद्युत धारा में पहला क्वेश्चन है,
विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज कॉपर और टीन का बना होता है। फ्यूज Cu और प्लस Sn का बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 1 IR²। विद्युत विद्युत शक्ति को IR² करता है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या है? तो ओम है। प्रतिरोध का ऐसा इकाई ओम है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें डैश विद्युत धारा प्रवाहित होगी? तो 1 एम्पियर। 1 ओम उस चालक का प्रतिरोध है जिसके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा। किसी चालक में गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धारा क्या कहलाती है? तो विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन है, किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस तार के सिरे के बीच विभवांतर के डैश होती है? तो समानुपाती होती है। विभवांतर मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो वोल्टमीटर कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मान सदैव समान रहता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान सदैव समान रहता है। 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा कितना होता है? तो 10⁻6 होता है। 1 माइक्रो एम्पियर में विद्युत धारा कितना होता है? 10⁻6 होता है। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम को। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट के बराबर। 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट के बराबर। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। आगे है, 1 एम्पियर बराबर होती है 1 कूलाम प्रति सेकंड। 1 एम्पियर बराबर होती है 1 कूलाम प्रति सेकंड। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं आमीटर। ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप होता है I बराबर V/R। ओम के नियम का गणितीय रूप होता है I बराबर V/R। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का तार अचर रहता है। जब चालक का तार अचर रहता। अगला क्वेश्चन है, किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर। विद्युत धारा का मान होगा 2 एम्पियर। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम। किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट 100 वाट है तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करने पर तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा? तो 25 वाट होगा। किसी विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर। 100 वाट से 220 वोल्ट विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो 484 ओम होगा। 484 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ का धारा होगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर होगा। आगे है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर, घरों में बिजली का उपकरण किस प्रकार जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में। घर में जो बिजली का उपकरण जुड़े होते हैं बल्ब पंखा टीवी सब वो सब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और जो दीपावली में लाइट लगता है चुनमुन या झालर उलर ये सब झालर वगैरह सब श्रेणी क्रम में होते हैं।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? माइकल फैराडे ने। चुंबक के सजातीय ध्रुवों को क्या कहते हैं? तो प्रतिकर्षण कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों को क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण कहते हैं। चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण होता है। विद्युत चुंबक की खोज किसने महत्वपूर्ण अदा किया? तो अर्नेस्ट ने। विद्युत चुंबक की खोज में किसने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? तो अर्नेस्ट ने। आगे है विद्युत तार का प्रयोग किस रंग से करना चाहिए? तो लाल रंग से। विद्युत तार का प्रयोग किस रंग से करना चाहिए? लाल रंग से। अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से। अच्छा, अस्थायी चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो इस्पात से। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति कितना वोल्ट तथा कितना हर्ट्ज पर प्राप्त करते हैं? तो 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण उसकी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है? तो वेग या संवेग। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय सिद्धांत पे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा। विद्युत जनित का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लंबे तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के बाद परिवर्तन होता है? तो आधे के बाद परिवर्तन होता है। अब है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो दिष्ट प्रत्यावर्ती। विद्युत धारा उत्पन्न करती है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आगे ऊर्जा का स्रोत। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति आवर। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर आवर होना चाहिए। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल उष्मा का प्रयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाला दिन में नहीं कर सकते हैं। जैव गैस में 75% तक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। जैव गैस में 75% तक कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। आगे है कौन सी सतह अधिक उष्मा का अवशोषण करती है? तो काला सतह। कौन सी सतह अधिक उष्मा का अवशोषण करती है? तो काला सतह। कौन सी सतह अधिक उष्मा का अवशोषण करती है? तो काला सतह। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। जैवमात्र ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। वायु गैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। आगे है गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा का। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन है। आगे है वायु गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो CH4 है। वायु गैस का मुख्य अवयव क्या है? CH4 यानी मीथेन है। 2 या 3 घंटों की अवधि में वॉक्सनुमा सौर कुकर के अंदर ताप किरण पहुंच जाता है 100 डिग्री से 140 डिग्री तक। सूर्य कितने वर्षों से लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहा है? तो लगभग 500 अरब वर्षों से ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जब लकड़ी को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो अवशेष के रूप में क्या रह जाता है? तो चारकोल अवशेष के रूप में रह जाता है।
वायुगैस का मुख्य घटक क्या है? तो वायुगैस का मुख्य घटक मीथेन है। सौर स्थिरांक का सन्निकट मान क्या होता है? तो 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा की निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से भी उत्पन्न है? तो भूतापीय ऊर्जा है। ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो सूर्य ऊर्जा है। सूर्य ऊर्जा है। जीवाश्म ईंधन ईंधन का उदाहरण है तो कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला। बायोगैस का उदाहरण है गोबर गैस। बायोगैस का उदाहरण है गोबर गैस। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। गोबर गैस एक प्रकार की है बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। अब आगे रासायनिक अभिक्रिया का अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।